हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे गैने के अधिगम सिद्धांत के बारे में। गैने के अधिगम सिद्धांत को हम पदानुक्रमिक सिद्धांत भी कहते हैं। इसको पदानुक्रमिक सिद्धांत क्यों कहा जाता है? क्योंकि गैने ने सीखने के यानी अधिगम के कुछ क्रम बताए हैं। वो कितने क्रम हैं? क्रम जो हैं वो 8 क्रम बताए हैं। और कौन-कौन से 8 क्रम हैं, ये आपको ध्यान रखना है। देखो ये जो क्रम है ये आपसे एग्ज़ाम में पूछ लेता है, ठीक है? तो क्रम के बारे में बात करेंगे और एक तरफ से ही हमें क्रम याद करने हैं। तो पहला जो बताया है वो बताया है संकेत अधिगम। किसने बताया है? गैने ने, ठीक है? पहला क्या क्रम बताया है? सबसे पहले बच्चा जो सीखता है वो संकेतों के रूप में सीखता है। फिर है उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, ठीक है? तो संकेत से सीखने के बाद में फिर क्या करता है बच्चा उद्दीपक के साथ अनुक्रिया करके सीखता है। जैसे आपने देखा होगा बिल्ली वाला जो जोक था। फिर है आपका श्रृंखला अधिगम। श्रृंखला अधिगम का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए अगर आप भाग सीख रहे हो तो भाग से पहले आपने क्या सीखा होगा? भाग से पहले आपने गुणा सीखा होगा, माइनस सीखा होगा, तो एक तरीके से श्रृंखला अधिगम होता है, ठीक है? जब हम एक चीज़ सीख सकते हैं तभी हम दूसरी चीज़ को सीखेंगे, तो उसे हम कहेंगे श्रृंखला अधिगम। फिर है शब्द साहचर्य अधिगम। शब्द साहचर्य अधिगम का मतलब क्या होता है? शब्दों से संबंध बना करके सीखना, ठीक है? शब्दों के साथ जुड़ कर के सीखना, ठीक? इसके अलावा विभेदी अधिगम। विभेदी अधिगम का मतलब क्या है? कि 2 एक जैसे दिखने वाली वस्तुओं में विभेद कर पाना, ठीक है? कि जैसा आपने देखा होगा कि जो जानवर होते हैं, प्रत्येक जानवर के 4 पैर होते हैं और 4 पैर होने के बावजूद भी प्रत्येक जो जानवर होता है वो अपने आप में क्या होता है? एक-दूसरे से भिन्न होता है, ठीक है? तो विभेदी अधिगम हो गया। फिर है प्रत्यय अधिगम। प्रत्यय अधिगम का मतलब क्या होता है? कांसेप्ट का निर्माण करना और कांसेप्ट का निर्माण करके जब बच्चा सीखने लगता है, जैसे-जैसे ही बच्चा जब मूर्त से अमूर्त अवस्था में आने लगता है तो उसके अंदर एक कांसेप्ट का निर्माण हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं प्रत्यय अधिगम यानी कांसेप्ट का निर्माण करना। फिर आपका है सिद्धांत अधिगम। इसके बाद ये और उच्च अवस्था होती है। कुछ इस अवस्था में आकर के बच्चा अपने कुछ नए सिद्धांतों का निर्माण कर लेता है, तो इन सिद्धांतों के द्वारा बच्चा सीखता है। और लास्ट आपका आता है समस्या समाधान अधिगम। तो लास्ट में क्या होता है? बच्चा समस्या समाधान किसी भी समस्या का समाधान कर ले जाता है, यानी किसी समस्या का समाधान करके सीखता है। तो ये एक तरीके से कितने हो गए आपके? 8 स्टेजेस हो गई। पहली हो गई संकेत अधिगम, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम, शब्द साहचर्य अधिगम, विभेदी अधिगम, प्रत्यय अधिगम, सिद्धांत अधिगम और समस्या समाधान अधिगम। इनको आपको क्रम से याद करना है, ठीक है? जैसे प्रश्न पूछ लेगा आपके एग्जाम में कि गैने के अनुसार सीखने के जो अधिगम का चौथा क्रम कौन-सा है? तो कौन-सा है? शब्द साहचर्य अधिगम। तो स्टार्टिंग के जो 4 होते हैं उन्हें हम क कहते हैं सीखने का व्यवहारात्मक पक्ष और ऊपर के जो 4 हैं उसे हम कहते हैं सीखने का संज्ञानात्मक पक्ष, ठीक है? व्यवहारात्मक पक्ष इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बच्चा व्यवहार करके सीखता है। जैसे संकेत अधिगम, व्यवहार इसमें व्यवहार जुड़ा हुआ है, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम में भी व्यवहार जुड़ा हुआ है, श्रृंखला अधिगम में भी व्यवहार जुड़ा हुआ है, शब्द साहचर्य अधिगम में भी क्या जुड़ा हुआ है? व्यवहार जुड़ा हुआ है, ठीक है? इसके अलावा देखें विभेदी अधिगम, प्रत्यय अधिगम, सिद्धांत अधिगम, ये सब क्या है? एक आपके संज्ञानात्मक पक्ष हैं। इसमें बच्चा मस्तिष्क से सोचता है, ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है आपका वो है ब्रूनर का संज्ञानात्मक सिद्धांत। इससे भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन्स बने हैं। लास्ट ईयर के का जो पेपर है आप उठा के देखना, उसमें ब्रूनर का संज्ञानात्मक सिद्धांत से क्वेश्चन बने हैं। तो ब्रूनर ने विकास की कितनी अवस्थाएँ बताई हैं? 3 अवस्थाएँ आपकी बताई हैं। पहली है विधि निर्माण चरण जिसे हम कहते हैं जो आपका 0 से 2 वर्ष से लेकर के या 0 से 1 वर्ष को भी इसको मान सकते हैं। इसको हम क्रियात्मक चरण भी कहते हैं। फिर है प्रतिमात्मक चरण, ठीक है? यह है प्रतिमा, ठीक है? इसमें प्रतिमा के बारे में बात करेंगे। फिर मतलब प्रतिमात्मक या इसको हम दृश्य प्रतिमा चरण भी कह सकते हैं, जो 2 से 7 वर्ष या 1 से 6 वर्ष तक का होता है। फिर है सांकेतिक चरण या प्रतीकात्मक चरण जो आपका 7 से 15 वर्ष या 6 वर्ष से ऊपर का होता है, ठीक है? तो देखो हम बात करेंगे विधि निर्माण चरण में क्या होता है, जिसको हम क्रियात्मक चरण कहते हैं। इसमें बच्चा अपनी अनुभूति या अनुभव क्रियाओं के द्वारा व्यक्त करता है। मतलब इसमें बच्चा अपनी अनुभूति और अनुभव यानी एक्सपीरियंस किसके द्वारा व्यक्त करेगा? क्रिया के द्वारा व्यक्त करेगा। 10 प्रतिमा में क्या होता है? इसमें बच्चे इस अवस्था में बच्चे अनुकरण करके सीखते हैं, यानी माइंड में प्रतिमा बनाकर दूसरों को देखकर सीखता है, ठीक है? प्रतीकात्मक में क्या होता है? बच्चे संकेतों का प्रयोग करके सीखते हैं, यानी संकेतों के द्वारा अपने भावों को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक? आगे बढ़ जाते हैं।
देखो यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इससे आपका टॉपिक में क्वेश्चंस बनता भी है, कि समस्या समाधान के महत्वपूर्ण चरण। तो समस्या समाधान इसको आप क्रम से ध्यान रखना है क्योंकि कभी-कभी आपसे क्रम पूछ लेता है कि समस्या समाधान का तृतीय चरण कौन-सा है या द्वितीय कौन-सा है, तो आपको इसी क्रम से ध्यान रखना है। तो जो पहला चरण है वो है समस्या की पहचान करना, दूसरा है आंकड़ों का संग्रह, तीसरा है अनुमान पर पहुँचना, चौथा है अनुमान के अनुसार प्रयोग करना और पाँचवाँ है निर्णय करना। तो ये समस्या समाधान के चरण कौन-कौन से हो गए? 5 हो गए, कौन-कौन से हो गए? समस्या की पहचान, आँकड़ों का संग्रह, अनुमान पर पहुँचना, अनुमान के अनुसार प्रयोग करना और निर्णय करना है, ठीक है? ये चीज़ ध्यान रखनी है। आगे आता है आपका अभिप्रेरणा चक्र। अभिप्रेरणा चक्र क्या है? देखो, इस हर एक मोटिवेशन का एक एक साइकिल होती है, मोटिवेशनल साइकिल जिसे हम कहते हैं। तो इसमें क्या है सबसे पहले किसी व्यक्ति के पास क्या आएगी? आवश्यकता आएगी। जब व्यक्ति के अंदर आवश्यकता होगी तो उसके अंदर क्या उत्पन्न होगा? अंतर्नोद उत्पन्न होगा मतलब ड्राइव उत्पन्न होगी। भाई जैसे मान लीजिए आपको भूख लगती है, तो भूख लगती है तो आप क्या करते हो? भोजन की तरफ आपका ध्यान अग्रसर होता है, तो आपके अंदर एक ड्राइव उत्पन्न होती है कि मुझे भोजन कैसे मिलेगा, ठीक है? तो आंतरिक जो आपकी अवस्था है, जिससे जो आपको भोजन को प्राप्त करने के लिए उत्तेजित कर रही है, उसे हम क्या कहते हैं? अंतर्नोद कहते हैं। फिर आपके अंदर उत्तेजना उत्पन्न होगी अंतर्नोद के द्वारा। फिर आप क्या करोगे? लक्ष्य उन्मुख व्यवहार करोगे। मतलब खाने को प्राप्त करने के लिए जो भी आपका व्यवहार किया जाएगा, उसे हम लक्ष्य उन्मुख व्यवहार कहते हैं या कुछ भी आपका एम हो सकता है, कुछ भी आपकी आवश्यकता हो सकती है। उसी आवश्यकता के अनुसार जो आप व्यवहार कर रहे हो, तो वो आपका लक्ष्य उन्मुख व्यवहार है। जैसे आप टीचर बनना चाहते हो, तो टीचर बनने के लिए जो लक्ष्य उन्मुख व्यवहार क्या होगा? पढ़ाई होगी, ठीक है? फिर आपको अगर मान लीजिए उपलब्धि आपको मिल जाती है, ठीक है? और उपलब्धि मिलने के बाद में फिर आपकी उत्तेजना में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है, यानी आपकी जो उत्तेजना खत्म हो जाती है। फिर से आवश्यकता उत्पन्न होगी, फिर से अंतर्नोद होगा, फिर से उत्तेजना आएगी, फिर से आप लक्ष्य उन्मुख व्यवहार करोगे, फिर से अगर आपको उपलब्धि मिल जाती है और उपलब्धि नहीं मिलती है, तो फिर आपका अभी उत्तेजना कम नहीं होगी, जब तक कि आपको उपलब्धि नहीं मिल पाती, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगला है मैस्लो की आवश्यकता का सिद्धांत। इसको हम मैस्लो की पदानुक्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत या आत्मसिद्धि का सिद्धांत भी कहते हैं। तो यहाँ पे मैस्लो की जो पदानुक्रमिक आवश्यकता है, उन्होंने क्या बताया है कि एक व्यक्ति को जो है इन 5 आवश्यकताओं की माँग होती है अपने जीवन में और ये जो आवश्यकताएँ होती हैं व्यक्ति क्रम से प्राप्त करता है। तो सबसे पहले व्यक्ति की जो आवश्यकता होती है, वो है आपकी शारीरिक या दैहिक आवश्यकता। फिर है सुरक्षा आवश्यकता, यानी जब आपको शारीरिक दैहिक आवश्यकता आपकी पूरी हो जाएगी, तब आप ये चाहोगे कि आपको सुरक्षा मिले, यानी आपको रोटी, कपड़ा, मकान मिलने के बाद में आप अपनी सेफ्टी की डिमांड करते हो। जब सेफ्टी की डिमांड आपको हो जाती है, फिर आप आत्मीयता, लोगों से प्रेम, लोगों से जुड़ने का काम करते हो, ठीक है? जब लोगों से जुड़ जाते हो, फिर जब आप समाज में पहुँच गए, इसका मतलब जब समाज में लोगों से जुड़ गए, तो आप क्या करोगे? समाज से सम्मान की माँग करोगे। आप सोचोगे कि मेरा समाज में क्या हो? सम्मान हो, समाज में सम्मान हो। फिर आपकी बात आएगी आत्मसिद्धि, यानी जब आप जो है सम्मान आपको मिल जाता है, तब आप ये सोचते हो कि अरे! अब मेरा जीवन जो है सफल हो गया और तो यही क्या आपकी है आत्मसिद्धि, इसे ही हम कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? पूर्णता कहते हैं, ठीक है? बाकी एनसीएफ तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट इतना है नहीं, ये आपके जो है सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट, तो वो हम बाद में बात करेंगे। बाकी हम बात करते हैं उसुबेल के सीखने का सिद्धांत। उसुबेल ने जो क्या कहा है, वो रटकर सीखने पर जोर नहीं देते हैं। वो अर्थपूर्ण सीखने पर जोर देते हैं, अभिग्रहण करके सीखने पर जोर देते हैं और अन्वेषण करके सीखने पर जोर देते हैं, ठीक है? हल का पुनर्वलन सिद्धांत देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इसको हम आवश्यकता का सिद्धांत या सबलीकरण का सिद्धांत भी कहते हैं या इसको हम एसओआर सिद्धांत या प्रबलन का सिद्धांत भी कहते हैं। हल ने इसमें ऑर्गेनिज़्म पर ज़्यादा बल दिया है, यानी प्राणी पर ज़्यादा बल दिया है। इसमें एक ऑर्गेनिज़्म डाल दिया है, ठीक है? आवश्यकता के लिए अनुक्रिया करना है, मतलब इसका मतलब ये है कि भाई आप इसमें क्या किया इन्होंने एक ऑर्गेनिज़्म डाल दिया, यानी प्राणी डाल दिया। प्राणी को क्या होती है? आवश्यकता होती है। अब आवश्यकता होगी तो क्या करेगा? वो अनुक्रिया करेगा और अनुक्रिया जब करेगा, अगर आपको उसको ऋणात्मक पुनर्बलन मिल रहा है, तो वो उसकी जो अनुक्रिया होगी वो कम हो जाएगी। अगर उसको धनात्मक पुनर्बलन मिल रहा है, तो वो उस काम को क्या कर लेगा? पूरा कर लेगा, ठीक है? ये है कौन है? ये आपके हल के पुनर्बलन का सिद्धांत है। कहने का मतलब ये है कि आदमी अगर किसी चीज़ को सीखना चाहता है, तो सीखेगा तभी जब उसको आवश्यकता होगी भाई। जैसे मान लीजिए आप टीचर बनना चाहते हो, तो टीचर बनने की जो आपको क्यों बनना चाहते हो? क्योंकि आपको आवश्यकता है, आपको सम्मान चाहिए, आपको
क्या चाहिए आपको एक तरीके से आपकी रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए, सब लोग अपने पेट के लिए तो करते हैं। तो कहने का मतलब आवश्यकता उत्पन्न हुई तभी आपने सीखना चालू किया और सीखना जब चालू किया तो आपको अगर लोगों के द्वारा धनात्मक पुनर्बलन मिल रहा है, तो आप क्या करोगे उस चीज़ को जल्दी सीख जाओगे, ठीक है? यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टाइप आर सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर ने। टाइप एस के कौन-कौन हैं? थॉर्नडाइक या पावलोव हैं और एसओआर के कौन हैं? हल हैं, ठीक है? ध्यान रखना। सबलीकरण क्यों कहा गया इसको? क्योंकि जो आपकी उत्तेजना में कमी लाए, ठीक है? सबलीकरण का पुनर्बलन यहाँ पे सबलीकरण क्यों कहा गया है? इससे क्या होगी आपकी उत्तेजना में कमी आएगी। आपकी उत्तेजना में कमी कब आएगी? जब आपको जो है उस चीज़ की मतलब प्राप्ति हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या होता है उद्दीपक देखता है उद्दीपक होता है उद्दीपक जो है प्राणी को क्या करता है? पुनर्बलित करता है तो वो अनुक्रिया करेगा। अनुक्रिया के साथ में अगर आपको पुनर्बल मिल रहा है तो आपको उत्तेजना में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। हल ने किस पे प्रयोग किया था? चूहे पे प्रयोग किया था, ठीक है? इनके 2 पुस्तकों के 2 नाम हैं, एसेंशियल ऑफ बिहेवियर और अ बिहेवियर ऑफ सिस्टम। फिर है गुथरी की समीपता का सिद्धांत। तो गुथरी की समीपता सिद्धांत क्या? गुथरी का मानना ये था कि उद्दीपक तथा अनुक्रिया के बीच संबंध पुनर्बलन के कारण नहीं होता बल्कि उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच समीपता के कारण होता है। ये किसने कहा था? गुथरी गुथरी ने कहा था, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है आपका इन्होंने कहा था जो कुछ हम सीखते हैं उसकी पुनरावृत्ति अवश्य करते हैं और जो हम करते हैं तथा हम करते हैं जो कुछ सीखते हैं। कहने का मतलब ये है इन्होंने ये कहा था जो कुछ हम सीखते हैं उसको हम बार-बार करेंगे और हम वही करते हैं जो हम सीखते हैं, ठीक है? ये क्या है गुथरी का सिद्धांत है, ठीक? तो यहाँ पर जो है इन्होंने किस पे बल दिया था? इन्होंने बल दिया था किस पर? जो है आपकी समीपता पे बल दिया था, ठीक है? तो इसमें जो है पुनर्बलन का कोई भी रोल नहीं होता। किसका रोल होता है? समीपता का रोल होता है। अभी तक जो भी मनोवैज्ञानिक से हल आए थे, हल ने कहा कि उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच मतलब अधिगम में जो होता है, वो सबसे बड़ा रोल किसका होता है? पुनर्बलन का होता है। लेकिन गुथरी क्या कहते हैं? नहीं, पुनर्बलन का कोई रोल नहीं होता। किसका रोल होता है? समीपता का रोल होता है। मतलब जब आपके उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में जितनी समीपता होगी, ठीक है? तो आप उस चीज़ को उतनी आसानी से सीख जाओगे। आगे बढ़ते हैं। कर्ट का लेविन सिद्धांत, ये भौतिक विज्ञानी थे, ये संज्ञानवादी वैज्ञानिक इन्हें कहा जाता है। इन्होंने जीवन विस्तार के बारे में चर्चा की है। इन्होंने कहा है व्यक्ति का जो व्यवहार है, वो उसके पर्यावरण पर निर्भर करता है। यानी आस-पास के पर्यावरण के अनुसार व्यक्ति क्या करता है? अपना व्यवहार निर्धारित करता है। ठीक है? तो यहाँ पे आप देख रहे होगे इस फिगर में यहाँ पे एक व्यक्ति दिखाया गया है और व्यक्ति दिखाने के बाद में आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ व्यक्ति दिखाया गया है, यहाँ पर क्या है? व्यक्ति की एक आवश्यकता उत्पन्न होती है, आवश्यकता द्वारा क्या उत्पन्न होगा? उसके अंदर ड्राइव उत्पन्न होगा। अगर ड्राइव उत्पन्न हो रहा है, आगे अगर बाधा आती है, तो बाधा से अगर वो बाधा को पार कर जाता है, तो उसे क्या मिलती है? सफलता मिलती है, ठीक है? सफलता मिलती है, वो अपने अपने गोल को प्राप्त कर लेता है। अगर बाधा को पार नहीं कर पाता, तो उसे क्या मिलती है? असफलता मिलती है, गोल को प्राप्त नहीं कर पाता। और जो उसके आस-पास का जो पर्यावरण होता है, उसको क्या कहा गया? उसको कहा गया भौतिक व मनोवैज्ञानिक क्षेत्र। किसने कहा है? ये लेविन ने कहा है। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। यहाँ पे देखो मनोवैज्ञानिक बाधा को पार कर जाए तो आपको क्या मिलेगी? सफलता मिलेगी। तो आपने देखा होगा अपने रियल लाइफ में आपके जीवन में कई सारी बाधाएँ होती आती हैं आपके कहाँ से? पर्यावरण क्षेत्र से। और वो पर्यावरण क्षेत्र जो होता है वो आपका भौतिक व मनोसामाजिक क्षेत्र होता है। ठीक है? इतना अभी टाइम है नहीं ज़्यादा एक्सप्लेन करने का तो मैंने शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्र सिद्धांत की अवस्थाएँ क्या होती हैं? तो 6 सिद्धांत की अवस्थाएँ इन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं। एक तो जीवन विस्तार बताया है, व्यक्ति बताया है और बाह्य पर्यावरण के बारे में बताया है। तो जीवन विस्तार क्या है? वह वातावरण जिसमें व्यक्ति रहता है उसको हम जीवन विस्तार कहते हैं। व्यक्ति तो पता ही है, व्यक्ति जो है कोई एक प्राणी है जो क्या करता है किसी भी अनुक्रिया को करता है, ठीक है? और बाह्य वातावरण क्या है? इसे इन्होंने क्या कहा विदेशी मॉल या फॉरेन हल कहा है। किसने कहा है ये? ये आपके लेविन ने कहा है बाह्य आवरण को विदेशी मॉल या फॉरेन हल मतलब इस तरीके से पूछ सकता है कि फॉरेन हल का कंसेप्ट किसने दिया था? तो लेविन ने दिया था, ठीक है? आगे देखते हैं। विदेशी माल का मतलब क्या होता है? व्यक्ति के आसपास का मनोवैज्ञानिक वातावरण को हम क्या कहते हैं? विदेशी विदेशी माहौल कहते हैं, ठीक है? इसके अलावा इन्होंने बताया है तल रूप के बारे में। कौन किसके बाहर है, किसके भीतर को बताने के लिए तल रूप का प्रयोग किया जाता है, टोपोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। मतलब यहाँ पे देखो, ये आपका तल रूप यहाँ पे था। कौन किसके बाहर है, किसके अंदर है, उसको बताने के लिए क्या किया जाता है? जैसे यहाँ ये फिगर आप देख सकते हो, ये वाला फिगर है जो, ठीक है? उसको तल रूप कहा है इन्होंने। आगे देखिए घर्षण शक्तियाँ, व्यक्ति का जीवन उद्देश्यों से अभिप्रेरित
होता है। ये उद्देश्य धनात्मक तथा कभी-कभी ऋणात्मक शक्तियाँ रखते हैं। इनसे प्रेरित होकर व्यक्ति अपने उद्देश्यों की तरफ बढ़ता है और अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर लेता है। घर्षण शक्ति का मतलब ये है कि जब व्यक्ति कोई भी अपनी कोई भी कार्य करता है तो उसके सामने कई सारी शक्तियाँ कुछ घर्षण शक्तियाँ मतलब कई सारे समस्याओं का सामना करना पड़ता है और वो क्या करती हैं व्यक्ति के जीवन को अभिप्रेरित करती हैं। कुछ तो धनात्मक होती हैं और कुछ ऋणात्मक होती हैं, ठीक है? तो इनसे प्रेरित होकर व्यक्ति क्या करता है अपने उद्देश्यों की तरफ बढ़ता है, उनको प्राप्त कर लेता है। अवरोध यानी बाधाएँ आती हैं। सदिश मतलब यह व्यक्ति के लक्ष्य को पहुँचने में सहायता करता है। सदिश का मतलब होता है दिशा प्रदान करना। दिशा प्रदान करना, ठीक है? दिशा प्रदान करने का काम कौन करता है? कुछ गोल्स होते हैं जैसे आपको टीचर बनना है, तो आपके जो बड़े साथी लोग हैं, आपके टीचर्स हैं, आपके मेंटोर्स हैं, वो आपको क्या करते हैं? एक सदिश का काम करते हैं, आपको दिशा दिखाते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे अधिगम के स्थानांतरण के बारे में। तो अधिगम का स्थानांतरण का मतलब क्या है? सबसे पहले समझ लेते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके यूपीटेट के एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पर जब किसी नए कौशल को सीखते हैं, तो उन पर सीखे गए कौशलों का प्रभाव पड़ता है और इस प्रभाव को सीखने का अधिगम या अ, अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं। जब हम कोई भी नया कौशल सीखते हैं, तो उन पर पीछे सीखे गए कौशलों का, यहाँ पे लिखो, उन पर पूर्व में सीखे गए कौशलों का प्रभाव पड़ता है और इस प्रभाव को सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। ये 3 प्रकार का होता है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य स्थानांतरण। धनात्मक क्या है? जब पूर्व में सीखा गया कौशल नए कौशल को सीखने में सहायता देता है, तो उसे हम धनात्मक स्थानांतरण कहते हैं। जैसे साइकिल सीखा हुआ व्यक्ति मोटरसाइकिल आसानी से सीख जाता है, ठीक है? अगला है ऋणात्मक। पूर्व में सीखा गया कौशल नए कौशल को सीखने में बाधा उत्पन्न करे, जैसे तिथि को लिखने में की गई त्रुटि 1-1 2021 की जगह 1-1 2020 लिख देना। तो पूर्व में सीखा गया कौशल नए कौशल को सीखने में बाधा उत्पन्न करता है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे हम नए साल में आते हैं, तो कभी-कभी क्या होता है, हम 2020 ही लिख देते हैं या कभी नए 1 महीने से दूसरे महीने में जाते हैं, जैसे हमने यहाँ लिखा 21-1-2021, ठीक है? तो कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कभी-कभी हम अगले महीने में पहुँच गए, तो तब भी हमने 1-1-2021 लिख दिया, मतलब हमारी हैबिट में आ जाता है वो चीज़, ठीक है? तो कभी-कभी पूर्व में सीखा गया ज्ञान क्या करता है, तो मतलब एक तरीके से बाधा उत्पन्न करता है नया चीज़ को सीखने में। शून्य क्या है? पूर्व में सीखा गया ज्ञान ना तो कोई बाधा उत्पन्न करता है, ना ही सहायता करता है। जैसे खाना बनाने का कौशल आपके गणित सीखने में ना कोई बाधा उत्पन्न करेगा, ना ही सहायता करेगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो अधिगम के स्थानांतरण के प्रकार के बारे में बात करें, तो ये जो है आपका पहला आता है आपका पार्श्वीय या क्षैतिज स्थानांतरण। क्या है? पूर्व स्थिति में सीखा गया कौशल जब उसी स्तर की कौशल को सीखने में सहायता करे। यानी पूर्व में जो भी आपने कुछ चीज़ सीखी है, वो उसी स्तर के, उसी लेवल के कौशल को सीखने में सहायता कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? अधिगम का पार्श्वीय या क्षैतिज स्थानांतरण कहेंगे। जब जैसे हिंदी भाषा को सीखने का ज्ञान भोजपुरी भाषा के सीखने में काम आता है, ठीक है? ये आपका क्या है? क्षैतिज स्थानांतरण है। अनुलंब स्थानांतरण का मतलब क्या है? अनुलंब को हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण भी कहते हैं, यानी वर्टिकल स्थानांतरण भी कहते हैं, ठीक है? तो पूर्व में सीखा गया ज्ञान उच्च ज्ञान को उच्च स्थिति में सीखने में काम आता है, तो वो क्या कहलाता है? आपका अनुलंब स्थानांतरण कहलाता है। यानी निम्न जो, और ये क्या हो गया? उच्च हो गया। यानी निम्न स्थिति में सीखा गया ज्ञान उच्च स्थिति में सीखे गए ज्ञान को सीखने में काम आए, वो आपका अनुलंब या ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण कहलाता है। जैसे साइकिल को चलाने का ज्ञान मोटरसाइकिल को सीखने में सहायता दे, तो ये क्या कहलाता है? आपका अनुलंब या ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण कहलाता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। फिर अगला है द्विपार्श्वीय स्थानांतरण। ये क्या होता है? आपके बॉडी से संबंधित होता है। अधिकतर लोग दाएँ हाथ से लिखते हैं, ऐसे लोगों को बाएँ हाथ से लिखने का को कहा जाए, तो वे समर्थ होंगे। मतलब बहुत से लोग क्या होते हैं, अपने दाएँ हाथ से लिखते हैं, अगर उनसे कहा जाए कि बाएँ हाथ से लिखो, तो वो लिख लेंगे। हालाँकि राइटिंग अच्छी नहीं आएगी, लेकिन लिख लेंगे, ठीक है? तो कहने का मतलब बाएँ हाथ से तो उन्होंने नहीं सीखा। लिखना कैसे सीखा था? दाएँ हाथ से, तो आप बाएँ हाथ से भी लिख ले जा रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि आपके जो आपकी बॉडी से जो संबंधित है, यानी आपके दाएँ हाथ का ज्ञान, आपके दाएँ हाथ का कौशल जो है, वो आपके बाएँ हाथ के कौशल पर प्रभाव डाल रहा है। तो ये क्या कहलाता है? आपका द्विपार्श्विक स्थानांतरण कहलाता है। अर्थात दाएँ हाथ से सीखा गया कौशल बाएँ हाथ के सीखे गए कौशल में मदद करे, तो उसे द्विपार्श्विक स्थानांतरण कहते हैं। अगला है अनुक्रमिक स्थानांतरण, सीक्वेंशियल लर्निंग। विषय को एक क्रम में सीखने के बाद किसी नए विषय को सीखने में पड़ने वाले प्रभाव को अनुक्रमित स्थानांतरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए, ये आपका विषय सब्जेक्ट से संबंधित होता है। जैसे मान के चलो, जब आपको हिंदी पढ़नी आएगी, तभी तो आप आगे जाकर के कक्षाओं में अच्छा कर पाओगे। जब आपको जोड़ना घटाना आएगा, तभी आप गुणा सीख पाओगे, ठीक है? तो एक तरीके से सीक्वेंशियल लर्निंग होती है। जब तक आप जोड़ घटाने सीखोगे, तब तक गुणा भाग नहीं सीख सकते, ठीक है? और इसको हम क्षैतिज स्थानांतरण भी कह देते हैं। अगला है
शुंग जो हैं इन्होंने अंतरण के निम्न प्रकार बताएँ। एक है आपका समीपवर्ती अंतरण जिसको हम पार्श्वीय अंतरण भी कहते हैं, ठीक है? समीपवर्ती अंतरण को बस इम्पोर्टेंट पॉइंट है इनको ध्यान रखना। फिर आपका है दूरवर्ती स्थानांतरण जिसको हम ऊर्ध्व स्थानांतरण यानी समीपवर्ती को हमने क्या कह दिया? क्षैतिज कह दिया और दूरवर्ती मतलब ऊर्ध्वाधर को हमने यहाँ पे दूरवर्ती का मतलब होता है निम्न से उच्च की ओर जाना यानी ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण। फिर है निम्न रोड स्थानांतरण जब पूर्व में सीखा गया कौशल दूसरी स्थिति में अंतरित हो जाता है, लेकिन पूर्व में सीखे गए कौशल में महारत हासिल करनी पड़ती है, ठीक है? तो इसको हम क्या कहते हैं? निम्न रोड स्थानांतरण कहते हैं। यदि किसी योग्य पाठक को अपनी मातृभाषा में किसी वाक्य को पढ़ना होता है, तो वह स्वतः इसे पढ़ लेता है। मतलब पूर्व में सीखा गया जो कौशल होता है, उसमें उसको महारत हासिल होती है, किसमें? निम्न रोड स्थानांतरण में, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, उच्च रोड स्थानांतरण। ये क्या है? ऐसा अंतरण जो स्वतः ना होकर प्रयास से चेतन रूप से होता है, ठीक है? तो उसे हम कहते हैं उच्च रोड स्थानांतरण। जैसे जब किसी मातृभाषा को सीखा हुआ व्यक्ति अंग्रेजी भाषा को बोलने के लिए कहा जाता है, तो वह सोच समझकर बोलता है। सर्वप्रथम अंग्रेजी शब्दों को अपनी चेतना में लाने का प्रयास करता है। जैसे मान लीजिए, अगर आपसे हिंदी बोलने को कहा जाए, तो आप एकदम से तुरंत बोल दोगे, तो वो आपका क्या हो जाएगा? निम्न रोड स्थानांतरण। और आपसे कहा जाए कि आपको हिंदी बहुत अच्छे से आती है, लेकिन आपको अंग्रेजी बोलने को कहा जाए, तो पहले क्या करते हो आप? अपने कुछ हिंदी के शब्दों को अंग्रेजी में कन्वर्ट करते हो, तब जाकर बोल पाते हो। तो इसे हम कहते हैं उच्च रोड स्थानांतरण, ठीक है? अब अगला जो टॉपिक होगा आपका व्यक्तित्व होगा और व्यक्तित्व टॉपिक के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।